सो गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो गाइस, मैं हिमांशु कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। आज हम लोग जानने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया तब जाके इसके बारे में अच्छे से हमने जानकारियाँ प्राप्त की, लेकिन इससे पहले हमने कम ही जानकारियाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में प्राप्त की थी। तो वही इसमें लिखा गया है, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया 1950 में, तब जाके हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त की। सो गाइस, आगे लिखा गया है, मेनवेल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज। जो मतलब सेल मेम्ब्रेन है उसका जो केमिकल स्टडी है वो स्पेशली ह्यूमन के आरबीसी पे किया गया था। ठीक है, इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब तक यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोजा गया था तब तक हम लोगों ने केमिकल स्टडीज़ किया था ह्यूमन के आरबीसी पर, और फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में तब तक इन्होंने अनुमान भी लगा लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब अच्छा स्टडी जो सेल मेम्ब्रेन की हम लोग किए थे उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ी थी। आरबीसी मेम्ब्रेन आर यूज्ड, तो उसमें प्रयोग हुआ था आरबीसी मेम्ब्रेन का। ऐसे यार बहुत तेज़ हो रही है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्टडी में आरबीसी का यूज किया हुआ था, और किसका, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड फ्रीज एचिंग टेक्निक आर यूज्ड। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जब काटा गया, मतलब उसको हटाया जाएगा ना, सेल मेम्ब्रेन को हटाया जाएगा तभी तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो यही फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक यही होता है। These studies showed that the cell membrane is mainly composed lipid and protein। जब इस स्टडी के बारे में हमने इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया तो हमको ये पता चला जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्पेशली किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने जब आपको प्रोटीन का ट्राई लेयर के बारे में बताया था तो मैंने फास्फोलिपिड का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसका हेड जो होता है उसको मैंने प्रोटीन के रूप में दिखा दिया था, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन वो नहीं था, प्रोटीन उसके बीच बीच में जो थे वो था। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है इसका जो पोलर हेड है और नॉन पोलर जो हेड है वो क्या है, फास्फोलिपिड है। बस इसके बीच बीच में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ सॉरी यार। सर्दी यार बहुत तेज है। द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड। इसमें जो लिपिड है वो अधिकतर क्या है, फास्फोलिपिड है। दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, जो कि बाइलेयर में अरेंज होते हैं। अरेंज कैसे होते हैं, अरेंज कैसे होते हैं, एक तो ये वाला फास्फोलिपिड रहा, फिर दूसरा ये वाला फास्फोलिपिड रहा, तो इस तरीके से दोनों बाइलेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, आल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवार्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवार्ड द इनर साइड। जो लिपिड है, लिपिड का जो हेड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक है। जो मतलब हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, जो कि आउटर साइड पे है। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक उसका टेल्स है वो
इनर साइड है, ठीक है। आप थोड़ी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, जो उसका हेड है वो ऊपर की साइड है, और जो मतलब उसका जो टेल है वो नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक है, टेल तो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक है तो आप ही कल्पना कीजिए कि जब ये हाइड्रोफोबिक है तो ये पानी जो वाटर होता है उसे घृणा करेगा, उसे हेट करेगा, उसको बाहर धक्का देने की कोशिश करेगा, उसको हटाएगा। तो यानी कि इस तरीके से ये हम लोग जान सकते हैं, और ये हम लोग जानते भी हैं कि यह इस तरीके से जो एक्वस इन्वायरमेंट है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो एक्वस इन्वायरमेंट से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वही इसमें लिखा गया है नीचे वाले लाइन में, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से निश्चित करती है कि जो नॉन पोलर टेल है, ठीक है, जो नीचे वाला जो ये जो टेल दिख रहा है आप सभी को, ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। समझ लीजिए मेरे बातों को, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जो ये टेल है वो प्रोटेक्ट करता है एक्वस इन्वायरमेंट। एक्वस इन्वायरमेंट मतलब जलीय पर्यावरण, ठीक है। इन एडिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, इट इज कंट्रोल फ्लूइडिटी। देखो, जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कंट्रोल करता है किसको, फ्लूइडिटी को, ठीक है, जो फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। सो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लिपिड पाई जाती है। और ये लिपिड क्या करता है, लिपिड के अंदर बहुत सारे फास्फोग्लिसराइड भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो लिपिड कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह फास्फोग्लिसराइड को भी कंसिस्ट करता है, ठीक है, मेनली कंसिस्ट ऑफ द फास्फोग्लिसराइड का, ठीक है। तो भाई इसमें लिखा गया है, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि जो लिपिड है वो बहुत अधिक मात्रा में किसको धारण किया रहता है, फास्फोग्लिसराइड को, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवेलेटेड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। केमिकल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो गया तब हम लोग ये जान पाए कि जो ये मेम्ब्रेन है यह इससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पास होते हैं। पहले हम लोग यही जानते थे, सम सॉल्यूट्स एंड वाटर ही, इसलिए हम लोग इसको सेमी परमिएबल भी कहते थे, ठीक है। तो तब तक हम केवल इतना जानते थे, इससे मतलब वाटर ही अंदर बाहर हो सकता है और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं। बट जब हमने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, बहुत अच्छे से जान लिया बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तब जाके हमको यह पता चला कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी बाहर करती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। देखो, बेसिकली जो मतलब कि प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब इससे आरबीसी में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो अदर सेल मेम्ब्रेन में भी ऐसा हो, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड एंड 8% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में जो मतलब मेम्ब्रेन होता है इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट मतलब जानते हो क्या होता है, आरबीसी। ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी होता है उसमें
52% यानी कि 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% लिपिड होता है, और 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यानी आरबीसी में भी ये सब पाए जाते हैं, और अधिक मात्रा में है। और अधिक मात्रा किसकी है, लिपिड की है, ओ सॉरी प्रोटीन की है, फिर उसके बाद लिपिड की है, फिर उसके बाद 8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अगर इसकी समरी थोड़ा सा करें तो ये जो क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट या फिर किसी सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, स्पेशली किस में, एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्लांट में सिलवाल होता है आउटर मोस्ट लेयर, बट इसमें क्या होता है, लिविंग बींग्स में एज लाइक एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, मेम्ब्रेन सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर मोस्ट लेयर। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इलास्टिक होता है, यानी लचीला होता है, बोले तो प्लीएबल होता है, फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सम सॉल्यूट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन्हीं सबको अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और साथ ही साथ रिपेयरेबल भी होती है। रिपेयरेबल करने का मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई उसकी, तो वो खुद ही हील कर लेगी, यानी उसको मतलब खुद ही मेंटेन कर लेगी, खुद ही मतलब रिपेयर कर देगी, एज ए पंचर्ड सेल खुद ही उसको सही कर लेगी। और एक्चुअली इसमें लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको लाइपोप्रोटीनेशियस भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आप सभी को बताया है कि यह ट्राई लेयर होता है। ट्राई लेयर करने का मतलब इसमें प्रोटीन का लेयर होता है, फिर लिपिड का लेयर होता है, फिर उसके बाद लिपिड का लेयर होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन का लेयर होता है, यानी PLP, और इस तरीके से ट्राई लेयर भी होता है। तो कुल मिला के इसकी अगर समरी मैं देना चाहूँ तो यह दे सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आउटर मोस्ट इलास्टिक, लिविंग, सेलेक्टिवली परमिएबल, रिपेयरेबल कहने का मतलब केपेबल ऑफ सेल्फ सीलिंग इफ पंचर्ड, यानी कि अगर यह पंचर्ड हो जाती है, यानी कि यह ख़राब हो जाती है, तो यह खुद ही इसको सही भी कर सकती है। फिर लाइपोप्रोटीनेशियस एंड ट्राइमलर कवरिंग ऑफ सेल, लिपिड और प्रोटीन का तो बना ही होता है, और दूसरी चीज़ ये कैसा होता है, ट्राई लेयर का होता है, दैट कंट्रोल्स द एग्जिट एंड एंट्रेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सीधी सी बात है, जब ये आउटर मोस्ट लेयर होती है तो यही तो कंट्रोल करेगी भाई, क्या इसके अंदर आएगा, क्या उसके बाहर जाएगा। अरे हम जैसे हमारे गांव में दादाजी हुआ करते थे, तो वो देखते थे कि कौन सा बच्चा बाहर गया, कौन सा अंदर गया, कौन किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, बहुत डांटते थे। फिलहाल वो एक्सपायर हो गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन को और अच्छे से जानेंगे। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो गेट के समान कार्य करता है। ठीक है, केमिकली अ सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया और बार बार बता रहा हूँ, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन और लिपिड की भारी मात्रा से मिलकर बना होता है। भारी मात्रा, मेजर कंपोनेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो बात आती है, ठीक है आपने बता दिया कि प्रोटीन और लिपिड इसमें पाया जाता है, बट बात ये आती है कि कितना परसेंटेज इसमें लिपिड पाया जाता है, कितना परसेंटेज इसमें प्रोटीन पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, जनरलाइजेशन में जनरल कितना पाया जाता है। तो बात करूँ अगर लिपिड की, तो लिपिड होता है 28 to 79% लिपिड होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, और 20 to 70% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, एंड 1 to
10% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और 20% वाटर कंटेंट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जनरल से इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन आरबीसी मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड 8% कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ मिनट में हमने जाना है इसके बारे में। बट इससे पहले मैंने जो ये 28% टू 79% लिपिड के बारे में बताया, ये जनरल है। बट ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है। देखो, जनरल में देख रहे हैं लिपिड की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, बट आरबीसी मेम्ब्रेन में अगर देखें तो 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है, यानी कि लिपिड की जो मात्रा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन वह कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें 51% प्रोटीन होता है, 47% लिपिड और 2% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, 51% प्रोटीन, 47% लिपिड एंड 2% कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि हर एक जो सेल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका अलग अलग कंपोनेंट हमको दिख रहा है। और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन की, तो उसमें क्या होता है, उसमें 1% तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 76% प्रोटीन होता है और 23% लिपिड होते हैं। और न्यूरॉन मेम्ब्रेन की बात करें तो 20% प्रोटीन, 80% लिपिड होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है इन आरबीसी मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड 8% कार्बोहाइड्रेट। ये तो लिखा ही गया है, लेकिन अभी अभी हमने जिसके बारे में बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, उसके बारे में लिख लो, काम आएगा। ये रहा, अब आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम 1 to 10% विच आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। देखो, जो परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप नोट्स को में लिखते जाइए और अच्छे से इसको रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है आज क्लास कुछ ज़्यादा चली गई और मुझे लगता है टॉपिक भी आज बहुत ज़्यादा कवर हो चुके हैं। क्यों ना हम लोग इसके बारे में अगले दिन बात करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।